बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। नवीद साबरी है। आज हम 27 सितंबर 2024 फ्राइडे के डॉन एडिटोरियल्स को एनालाइज करेंगे, जिसमें सबसे पहला है ब्रीदिंग स्पेस। बेसिकली जुलाई से पाकिस्तान गवर्नमेंट और आईएमएफ के दरमियान में मुज़ाकरात जो कामयाब हो गए थे, उस पर मज़ीद मुज़ाकरात चल रहे थे, क्योंकि आईएमएफ की तरफ से बेल आउट पैकेज की इंस्टॉलमेंट मिलनी थी, लेकिन वो नहीं मिली थी अभी तक, और 2 महीने से ज़्यादा हो गया था और ये चीज़ें लिंगर ऑन हो रही थी। और ये कुछ और रीजन भी छोटी मोटी हो सकती हैं, लेकिन जो मेन रीज़न ये थी कि चाइना, यूएई और सऊदी अरेबिया ये पाकिस्तान के जो लोन्स हैं उनको रोल ओवर नहीं कर रहे थे। इसलिए जो एक स्टैंडर्ड अमाउंट पाकिस्तान के पास होनी चाहिए थी, 2 बिलियन डॉलर की, वो मौजूद नहीं थी। तो अब जो है वो चाइना, सऊदी अरेबिया और यूएई ने ये मेहरबानी की है एक तरह से, कि उन्होंने अपने जो रोल ओवर कर दिए हैं लोन्स की जो इंस्टॉलमेंट है फिलहाल, उससे ये है कि आईएमएफ को एक ऐसा वो रीज़न मिल गई है कि जिससे वो हमें लोन दे सकता है। और इसके साथ ही पाकिस्तान आईएमएफ का सबसे बड़ा डेटर बन गया है। ठीक है, सबसे बड़ा डेटर बन गया है। पाकिस्तान जो है वो 1958 से लेकर 25 बार आईएमएफ के प्रोग्राम्स ले चुका है। और ये प्रोग्राम्स जो हैं वो उनमें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और फिर सम टाइम फंडिंग कोई स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए भी हैं, तो वो भी लेता रहा है। लेकिन इस टाइम पे जो पर्पस है, वो मेन जो ये फंडिंग है, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स इंडिकेटर्स और मैक्रो इकोनॉमिक जो मतलब इम्प्रूवमेंट्स लाने के लिए है। तो उसके लिए आईएमएफ ने यही कहा है कि आप अपना टैक्स टू जीडीपी रेशो बढ़ाएं, ताकि एक सर्टन लेवल तक जो है ना वो आपकी इकोनॉमी को पुश मिल सके। और जो आईएमएफ की तरफ से इंस्टॉलमेंट मिली है, उसका कोई ना कोई फ़ायदा हो सके। अच्छा, लेकिन हुकूमत ने, वो जाहिर है हुकूमत ने वो काम किया है, टैक्स टू जीडीपी रेशो बढ़ाने के लिए ऑलरेडी 1.8 ट्रिलियन के नए टैक्सेस लगा दिए हैं, रुपीज़ के नए टैक्सेस लगा दिए हैं। और फिर बिजली के बिल भी रिकॉर्ड हाई जो प्राइसेस हैं उस पे चले गए हैं। ये सारा कुछ आईएमएफ की का लोन लेने के लिए किया गया है। लेकिन जो सोचने वाली बात है ना, वो ये है कि गवर्नमेंट ने ये काम फिर मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लोगों के ऊपर टैक्सेस को ज़्यादा करके किया है। जो वेल्दी क्लास के लोग हैं वो फिर टैक्स टैक्स नेट को बचा के निकल गए हैं। और ये एक बात है जिसकी तरफ हमारा एडिटर जो है वो पॉइंट आउट कर रहा है। तो उसके बाद फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि ये जो सारे डिलेज के बाद कर्जा मिला है, इस कर्जे के बाद क्या पाकिस्तान इकोनॉमिकली स्टेबल हो जाएगा, और क्या पाकिस्तान जो लोन में दी गई, दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि क्या पाकिस्तान लोन की जो कंडीशंस हैं उन सारी कंडीशंस को मीट करेगा। क्योंकि उन सारी कंडीशंस को मीट करने का मतलब ये है कि पाकिस्तान हैवी अमाउंट जो है वो टैक्सेस की फॉर्म में या किसी भी और फॉर्म में पाकिस्तानी खजाने में लाए, ताकि वो ये प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुल हो सके। तो लेकिन हमारा एडिटर कहता है कि ऐसा शायद मुमकिन ना हो, क्योंकि पाकिस्तान की जो स्टम्बलिंग इकोनॉमी है, जो बूम एंड बस्ट इकोनॉमिक साइकिल है, कभी अच्छा कभी बुरा, ये हमें ये बड़ा वाज़ेह तौर पर ये पैगाम दे रहा है कि ऐसा शायद मुमकिन ना हो। क्योंकि इस दफ़ा फिर हुकूमत की नीयत ठीक नहीं है। मतलब वो लोग जो टैक्स देते हैं, जो वर्किंग क्लास, जिनका टैक्स जो है वो अपने हेड सोर्स कट जाता है, जिनको सैलरी मिलती ही टैक्स डिडक्शन के बाद है, उनके ऊपर मजीद से मजीद बोझ डाला जा रहा है। लेकिन जो जो कारोबारी तबका है उसके ऊपर कोई फोकस नहीं है। मतलब जिनके पास ज़्यादा पैसा है उनसे टैक्स
बढ़ाया नहीं जा रहा। जिनके पास पहले ही कम पैसा है उनके ऊपर मजीद टैक्स लगा के उस मिडिल क्लास को भी लोअर क्लास और पुअर क्लास की तरफ धकेला जा रहा है। तो क्या होगा? जाहिर है उनकी कुव्वत खरीद कम हो जाएगी और वो चीज़ें और कम खरीदेंगे। और जब वो चीज़ें और कम खरीदेंगे, वो अपनी बिल्कुल बेसिक नेसेसिटीज़ पे आ जाएंगे, तो फिर उनसे टैक्स जो है वो जितना लगाया गया है वो तो वसूल ही नहीं होना, क्योंकि उन्होंने तो उसी रेशो से अपनी खरीदारी और अपने जो पैसे खर्चने हैं वो उसी रेशो से खर्चने ही नहीं है। ठीक है ना? तो इसलिए वो टैक्स का टारगेट तो पूरा नहीं होना। अब देखिए ना, एक बंदे की एक सैलरी है, एक बंदे की 1 लाख सैलरी है फॉर एग्जांपल। उसका फॉर एग्जांपल इस जुलाई से पहले उसका टैक्स कटता था फॉर एग्जांपल 3,000 रुपये। अब अगर उसका टैक्स कटना शुरू हो गया 10,000 रुपया, उसने बाकी भी चीजें अपनी करनी हैं, तो 10,000 रुपये टैक्स कटना शुरू हो गया, तो इसका मतलब है कि उसने ये जो 7,000 का इजाफा गवर्नमेंट की तरफ से हुआ है, उसने जाहिर है अपनी सारी चीजों को देख के फिर ये ला देखना है कि कहाँ कहाँ पे वो अपने खर्चों में कमी करेगा। और जिन जिन खर्चों में वो कमी करेगा वो ज्यादातर लग्जरीज ही होंगी, और लग्जरीज के ऊपर ही ज्यादातर टैक्स होता है। तो जब वो लग्जरीज को कम करेगा, तो जो उसने टैक्स लग्जरीज की फॉर्म में, इनडायरेक्ट फॉर्म में देना था, वो तो गवर्नमेंट को नहीं मिलेगा। इसका मतलब है गवर्नमेंट का टारगेट तो पूरा नहीं होगा। और जब अब गवर्नमेंट का टारगेट अगर पूरा नहीं होगा, तो फिर आईएमएफ की शर्त पूरी नहीं होगी। तो इस तरह करके लगता नहीं है कि गवर्नमेंट का टारगेट पूरा होगा, क्योंकि नए लोगों को टैक्स नेट में लाया नहीं जा रहा। और पाकिस्तान $90 बिलियन की जो पेमेंट्स हैं वो पाकिस्तान में ने अगले 3 सालों में करनी है। तो क्या पाकिस्तान इन पेमेंट्स के साथ इकोनॉमी को स्टेबल कर पाएगा? जो कि इस वक्त तो मुश्किल नज़र आ रहा है, लेकिन आगे देखें क्या होता है। अच्छा, इसमें मल्टीलेटरल, कसीरुल जहती, मल्टी डायमेंशनल जिसे कहते हैं, उसको मल्टीलेटरल भी कहा जा सकता है। फिर उसके बाद डेट रिडन एक अच्छा एडजेक्टिव है। कर्ज के नीचे दबी हुई जो मईशत होती है उसको कहते हैं। स्टिपुलेट का मतलब होता है मुकर्रर करना कोई चीज। सब्सटेंशियल का मतलब है काफी। फिर उसके बाद है जी बूम एंड बस्ट। बूम एंड बस्ट का मतलब है जी अच्छी और बुरी, कभी अच्छी कभी बुरी। आगे चलते हैं तो सेकंड वाला है जी कुरम फ्लेयर अप। ये कुरम फ्लेयर अप जो है, ये बेसिकली कुरम एजेंसी में, जो पहले कुरम एजेंसी थी अब वो कुरम डिस्ट्रिक्ट बन गया है केपी का। तो उसमें बताया गया है कि जो कई सालों से ये हो रहा है कि ट्राइबल किलिंग्स होती हैं, ट्राइब्स आपस में लड़ पड़ते हैं, और हैवी वेपनरी उनके पास है, वेपन्स उनके पास होते हैं, और वो हैवी वेपन से लड़ते हैं। अभी चंद महीने पहले 40 डेथ्स हुई हैं, लेकिन अभी पिछले 5 दिनों में भी 30 डेथ्स हो चुकी हैं। और फिर बाद में सोशल मीडिया पे इसी ट्राइबल लड़ाई को जो है वो मजहबी रंग भी दे दिया जाता है कई दफा। उस मजहबी रंग देने की तरफ भी जो है ना वो न्यूज़पेपर ने इशारा किया है। तो बेसिकली ये ट्राइबल लड़ाई है, जिसकी मरी में इससे पहले एक दफा 2007 में इनके ऊपर एक वो हो चुका है, एग्रीमेंट भी हो चुका है, लेकिन अब ये फिर कुछ सालों से दोबारा ये चीज़ें जो है वो सामने आ रही हैं। तो न्यूज़पेपर का ये कहना है कि ये ज़रूरी है कि गवर्नमेंट इस सारे मसले को हल करवाए और इसको स्टेप बाय स्टेप देखे। एक तो ये है कि पहली बात कि इनके जो ट्राइबल एल्डर्स होते हैं उनको दरमियान में ला के उनके थ्रू चीज़ों को हल करवाए। और फिर उसके बाद अ, वो जो जो भी चीज़ें, जो भी मसाइल का हल जो निकले, उसके बाद फिर उसके ऊपर अमल यकीनी बनाया जाए। और फिर उसके बाद चूंकि वेपन्स काफ़ी ज़्यादा उस इलाके में मौजूद हैं, तो इसलिए डी वेपनाइजेशन की ड्राइव भी शुरू की जाए, और लोगों से वेपन्स जो हैं वो लेके लोगों से वेपन्स वापस लेके
सोसाइटी को एक पीसफुल सोसाइटी बनाया जाए, क्योंकि जब लोगों के पास वेपन्स होंगे तो कोई छोटी सी बात भी अ, वो वेपन्स तक आ जाएगी, और फिर वो छोटी बात भी बहुत बड़ी बात बन जाएगी। तो इसलिए डी वेपनाइजेशन भी बहुत ज़रूरी है। और फिर तीसरे नंबर पे ये कि सोशल मीडिया के ऊपर जो इस ट्राइबल लड़ाई को मजहबी रंग देने की कोशिश की जाती है, उसके ऊपर भी गवर्नमेंट को कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन रिट ऑफ द गवर्नमेंट जाहिर है उसी वक्त होगी जबकि गवर्नमेंट अपने सियासी मसलों से निकलेगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी, लोग खुश होंगे, खुशहाल होंगे, तो लोग बड़ी आसानी से डी वेपनाइजेशन की तरफ चले जाएंगे। अदरवाइज ये मामला हल करना इतना आसान नहीं है। फ्लेयर अप का मतलब होता है भड़काओ, वैसे फ्लेयर अप नाउन के तौर पर यहाँ पे आ रहा है, बट ये वर्ब भी हो सकता है। अब पाउडर केक का मतलब होता है तशद्दुद वाली सूरत हाल, जिसमें कोई भी छोटी सी बात भड़का देती है चीज़ों को। हॉस्टिलिटी का मतलब होता है दुश्मनी, अदावत। और उसके बाद है जी हेट मॉन्गर का मतलब होता है नफरत फैलाने वाला। फैन द फ्लेम ये एक इडियम है और इसका मतलब होता है सूरत हाल को मजीद खराब करना, जिसको कहते हैं ना शोलों को हवा देना। जुडिशियसली का मतलब होता है इंसाफ, पूरा इंसाफ के तकाजों को जहन में रखते हुए। आगे चलते हैं जी, थ्री वाला डायर स्ट्रेट्स। डायर स्ट्रेट्स बेसिकली पाकिस्तान के एजुकेशन के हवाले से है, जिसमें यह बताया गया है कि बेसिकली ये वेंसडे को एजुकेशन टास्क फोर्स की पहली मीटिंग हुई, और उसमें जो बड़े बड़े इश्यूज डिस्कस हुए उसमें सबसे बड़ा इशू ये डिस्कस हुआ कि पाकिस्तान में 25 मिलियन बच्चे अभी तक भी आउट ऑफ स्कूल हैं। 25 मिलियन बच्चे का मतलब ये है कि 2.5 करोड़ बच्चा तकरीबन आउट ऑफ स्कूल है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है, बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। 2.5 करोड़ का मतलब है पाकिस्तान की आबादी का 10%, और ये 10% अगर आउट ऑफ स्कूल रहेगा तो ये आगे चल के किस तरह से सोसाइटी में अपना रोल प्ले करेगा, ये सबके सामने है। बहुत गौर करने वाली सिचुएशन है। गवर्नमेंट ने टारगेट तो ये रखा है कि 2030 तक 90% लिटरेसी रेट रखेगी, अपना अचीव कर लेगी। लेकिन वो 90% लिटरेसी रेट कैसे अचीव हो सकता है जब इतने बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं? तो इसके ऊपर खास तौर पर तवज्जो देनी चाहिए। और प्रपोज किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से कि 75 बिलियन रुपीस का एक फंड बनाया जाए, जो कि आउट ऑफ स्कूल बच्चों को स्कूल में लाने के लिए जो जो भी इकदाम करने की ज़रूरत है उसके लिए इस्तेमाल हो। तो और उसके बाद ये है कि और भी बहुत सारे गैप्स हैं जो कि एड्रेस होने चाहिए। मसलन ये है, पहली बात ये है कि हमें टेक्निकल और वोकेशनल तालीम के ऊपर फोकस देना चाहिए, फोकस करना चाहिए। यस, गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन के ऊपर फोकस देना शुरू तो किया है, लेकिन जो असल टारगेट है वो है क्वालिटी ऑफ बेसिक एजुकेशन। बेसिक एजुकेशन जो है उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। सिर्फ स्कूल में बच्चों को ले जाके उसकी एनरोलमेंट पूरी करनी मकसद नहीं है। मकसद ये है कि बच्चों को इंटरनेशनल लेवल की एजुकेशन मिले, जिससे उनकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो, जिसमें उनकी मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल जो कॉम्पिटेंसीज हैं वो पैदा हो। ठीक है, और इसके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर का है। और उसमें स्कूल्स में बिजली का ना होना या सही इंतज़ाम ना होना, टीचर स्टूडेंट रेशो का प्रॉब्लम में होना, फिर उसके बाद टीचर ट्रेनिंग का प्रॉपर ना होना, ये चीज़ें हैं कि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो हैं उनको लैग करती हैं। फिर उसके बाद सेकेंडली एक दूसरी प्रॉब्लम ये है कि 18th अमेंडमेंट के बाद जो है वो एजुकेशन का डिपार्टमेंट पूरे का पूरा जो है वो प्रोविंसेस के पास चला गया, इसलिए डिफरेंट रीजन्स में डिस्पैरिटीज पैदा हो गई कि जो एक तरह के मसाइल अब वो नहीं है जिनको एड्रेस करना है। हर सूबे में अपने मसाइल हैं, कोई सूबा ज़्यादा एजुकेशन पे खर्च रहा है, कोई कम एजुकेशन पे खर्च रहा है, और ये बातें जो हैं वो बहुत मतलब डिस्पैरिटी पैदा कर रही हैं। तो इसलिए ये भी एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को मिल के एक यूनिफॉर्म प्रोग्रेस का एक तरीकाकार बनाना चाहिए। और इसके अलावा मोर ओवर लोगों के
जो सोशो इकोनॉमिक बैरियर्स हैं उनको भी हल करना चाहिए, कि वो सोशो इकोनॉमिक बैरियर्स जो कि बच्चों को आउट ऑफ स्कूल रखते हैं, उनमें एक तो पॉवर्टी है, गुर्बत, फिर जेंडर इनइक्वालिटी है, कि लोग जो हैं वो लड़कों की तालीम को तो फोकस करते हैं, लड़कियों की तालीम को फोकस नहीं करते। ठीक है, ये भी एक सीरियस इशू है जिसको एड्रेस होना चाहिए। तो जाके ये आउट ऑफ स्कूल जो बच्चे हैं उनकी तादाद पूरी होगी। तो बहरहाल गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक जो कह लें कोशिश तो की गई है, कि एक चले पहली मीटिंग हुई है, लेकिन अब इसके रिजल्ट्स निकलेंगे तो फिर ही पता चलेगा कि क्या है। क्योंकि असल चीज़ हमारे तीन बातें हैं। नंबर वन, इंटरनेशनल लेवल की एजुकेशन। नंबर टू, प्रोविंसेस और फेडरल गवर्नमेंट के दरमियान में अच्छा कोऑर्डिनेशन एजुकेशन के मामले में। और नंबर थ्री, सोशो इकोनॉमिक बैरियर्स को ख़त्म करना। ये सारी चीज़ें अगर होंगी तो पाकिस्तान में ये जो टारगेट है उसको अचीव किया जा सकता है लिटरेसी का। अदरवाइज मुश्किल है। इनॉर्मस का मतलब होता है ज़बरदस्त, बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा। अबिस्मल का मतलब होता है खौफनाक। कमेंडेबल का मतलब होता है काबिल तारीफ। और फिर उसके बाद इनोवेटिव का मतलब होता है नया, तख्लीकी, इख्तराई। और उसके बाद रेटरिक, रेटरिक का मतलब बयानियाँ। ये पहले भी मैंने कई दफ़ा पॉइंट आउट किया है, ये अच्छा वर्ड है, इन्हें इसे आप ज़रूर अपनी राइटिंग में यूज़ करें। रेटरिक का मतलब बयानियाँ है, कोई भी नैरेटिव जैसे होता है। इसके साथ ही आज की हमारी डिस्कशन कंप्लीट होती है। मिलते हैं अगली डिस्कशन में। अल्लाह हाफिज़।